खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब कुछ होगा हासिल तुझे, तू पहले अपनी जिद पर अड़ तो सही। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ मैं अजय राजन आज कक्षा 10 की विज्ञान की क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और इस क्लास में आपको वो सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। और साथ ही साथ आप सभी लोग इस क्लास को इतना शेयर कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे हैं, जो भी कक्षा 10 में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये क्लास पहुंच सके। तो आज मैं सबसे पहले विज्ञान में जो है वो भौतिक विज्ञान पढ़ाना शुरू करूंगा। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर से मैं शुरुआत करूंगा। आप सभी लोग नोट्स तैयार करते रहिए साथ ही साथ, और जो पॉइंट मैं बताऊं उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो पहली हेडिंग है प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में आप सभी लोगों ने प्रकाश को देखा होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। आप सभी लोग यह भी जानते हैं प्रकाश तो अदृश्य होता है। तो हाँ, प्रकाश अदृश्य होता है, स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी मदद से ही हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा क्या हुई? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत होते हैं दो प्रकार के, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो दीप्त प्रकाश स्रोत ये भी देख लीजिए किसे कहते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, स्वयं का इनके पास कोई प्रकाश नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा, कांच आदि। आगे है प्रकाश के गुण। अगली हेडिंग है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण किसे कहते हैं, कितने गुण होते हैं, क्या क्या पॉइंट इसमें हैं, तो वो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। तो पहला पॉइंट है प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमने अभी तुमको पहले ही बता दिया था कि प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इसकी सहायता से ही हम वस्तुएं देख पाते हैं। नंबर 2 है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब निर्वात या वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरा पॉइंट है दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चौथा पॉइंट है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, मतलब हट जाता है, जिसे क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आर पार गुजर जाता है। या तो आप सभी लोग जानते हो कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आर पार गुजर जाता है। कक्षा 10 की विज्ञान में कल हमने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था प्रकाश, प्रकाश स्रोत और प्रकाश के गुण। उसके आगे की क्लास आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में आज पहली हेडिंग है आपकी प्रकाश माध्यम।
तो प्रकाश माध्यम क्या होते हैं? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। समझ रहे हो? तो मतलब जिनसे प्रकाश गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब है कि प्रकाशिक माध्यम के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। तो अपारदर्शक माध्यम क्या होते हैं? अपारदर्शक माध्यम देख लीजिए क्या होते हैं। जिन माध्यमों से होकर प्रकाश आर पार गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। मतलब जिनसे होकर प्रकाश पूरा प्रकाश जो है गुजर जाए, आर पार निकल जाए, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण है वायु, वायु में प्रकाश तो आर पार निकल जाता है। कांच है, पारदर्शी कांच है, उसमें आर पार निकल जाता है। अगली जो हेडिंग है वो है आपकी पारभाषक माध्यम। तो पारभाषक माध्यम क्या होते हैं? तो पारभाषक माध्यम जो होते हैं, तो जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। मतलब वे माध्यम जिनसे प्रकाश का भाग जो है वो कुछ ही भाग गुजर पाए, पूरा प्रकाश आर पार ना जा पाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं पारभाषक माध्यम। जैसे के लिए आपके पास उदाहरण है दूषित जल। जो दूषित जल होता है इसमें पूरा प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ जो कांच है उसमें जो प्रकाश है वो पूरा आर पार नहीं हो पाता है, कुछ प्रकाश जो है वो परावर्तित भी हो जाता है। अगला एग्जांपल है तेलीय कागज। तेलीय कागज जो है इसमें भी प्रकाश पूरा आर पार नहीं निकल पाता है। तो अपारदर्शक माध्यम, अगली हेडिंग है अपारदर्शक माध्यम। तो जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता है, जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल भी गुजर नहीं पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो जिन माध्यमों से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण है लकड़ी है, लोहा है और भी बहुत सारी अपारदर्शक वस्तुएं हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग है आपके पास प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरण के बारे में देख लीजिए। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ लीजिए। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, मतलब एक सीधी रेखा में चलता है, तो उस पथ को, उस रास्ते को प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। मतलब जब प्रकाश किरणों की बहुत सारी जब किरणें एक साथ चलती हैं तो उन्हें प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ गए? तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो प्रकाश पुंज होते हैं 3 प्रकार के, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे ऐसी बेहतरीन क्लास के साथ। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक अवश्य करिए। साथ ही साथ कमेंट जरूर करिए ताकि आपकी उपस्थिति हमें पता चल सके। ठीक है, धन्यवाद। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ा दिया था। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं और प्रकाश पुंज जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। आज मैं प्रकाश पुंज के प्रकार के बारे में व्याख्या करूंगा। पहली हेडिंग है अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब दूर दूर से विभिन्न दिशाओं से आने वाला प्रकाश जब एक ही पॉइंट पे फोकस करे
तो वो अभिसारी प्रकाशपुंज कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जो है आप उत्तल लेंस को देख सकते हो। उत्तल लेंस में क्या होता है, किरणें दूर दूर से आती हैं और वो सारी किरणें सिकुड़ के एक ही पॉइंट पे फोकस कर जाती हैं, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अभिसारी जो होता है वो एक ही पॉइंट पे मिलता है आके प्रकाश, ठीक है। तो अभिसारी प्रकाशपुंज जो होगा उसमें आने वाली समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। अगली हेडिंग है अपसारी प्रकाशपुंज। अब बता रहे हैं कि अपसारी प्रकाशपुंज क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें होती हैं, ठीक है, वे एक ही पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसा लगता है कि एक ही पॉइंट से आ रही हैं, सारी फैलती हुई आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें कहेंगे जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही पॉइंट से आती हुई, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। एग्जाम्पल है टॉर्च वगैरह। टॉर्च के एक ही पॉइंट से छोटा सा बल्ब होता है, उसी से सारी किरणें जो होती हैं निकलती हैं, फैल जाती हैं चारों ओर और उजाला कर देती हैं। अवतल लेंस भी है, जो अवतल लेंस है वो भी किरणों को फैला देता है, ठीक है। तो अपसारी प्रकाशपुंज जो होता है वो किरणों को फैलाने का काम करता है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट से आती हुई किरणें प्रतीत होती हैं, उन्हें अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है समांतर प्रकाशपुंज। इसमें जो किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर प्रकाशपुंज, और उसको परिभाषा के रूप में लिखा गया है जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। इसका ग्राफ जो है ये रहा, आप देख लीजिए, इसमें सारी किरणें जो है एक दूसरे के समांतर हैं। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ रहे हो? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पे पड़ती है तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इस हेडिंग को बहुत ही ज़्यादा रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। प्रकाश का परावर्तन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आपके लिए मैंने हेडिंग लिख रखी है, आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ध्यान रखिए, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम थे। पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है वो बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है और इधर परावर्तन कोण है, इनका मान जो होता है वो बराबर होता है। मैंने बताया था आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान जो होता है वो बराबर होता है। यही 2 मुख्य नियम है इसके, ठीक है। तो इसका भी नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, वे मैं आपको बताने वाला हूं, पेपर में पूछ देते हैं, ठीक है। तो वो देख लीजिए कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं और क्या क्या आ सकती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे एक पृष्ठ दिख रहा है जिसे समतल पृष्ठ लिखा गया है। यही परावर्तक पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठ को ही परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ हेडिंग में क्या लिखोगे आप? अगर पूछे कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं
तो आप लिखिएगा कि प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ पर पड़ती है, प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ पर पड़ती है, ठीक है, और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या बोला मैंने? प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ पर पड़ती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, आगे क्या है? अगली हेडिंग है आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? ठीक है, प्रकाश की वह किरण होती है जो किसी पृष्ठ से टकराती है। ठीक है, आपतित किरण वह प्रकाश की किरण होती है जो किसी पृष्ठ से टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। अगली हेडिंग हो जाएगी परावर्तित किरण। तो जो किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की वह किरण जो किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर? अगली हेडिंग बन सकती है आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि जो बिंदु है परावर्तक पृष्ठ पर, एक ऐसा बिंदु जहां पे कोई आपतित किरण पड़ती है, जहां पे टकराती है कोई आपतित किरण, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है आपतन कोण। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी? आपतित किरण, ये वाली किरण कौन सी है? आपतित किरण। ये क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग है आपकी परावर्तन कोण। परावर्तित किरण ये वाली है, ये अभिलंब है, और इसके बीच में बना हुआ कोण जो है वो परावर्तन कोण है। परिभाषा बन गई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर। क्लियर? अभिलंब, तो आपतन बिंदु पर खींची गई जो लंबवत रेखा होती है उसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब जो हेडिंग है, तो आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा, आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। ठीक है, तो इसमें ये जो हेडिंगें थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, हो सकता है पूछ दे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो याद तो अपने आप हो जाएंगे। आपतित किरण क्या होती है? प्रकाश की वह किरण जो किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरण पड़ती है। परावर्तित किरण, प्रकाश की वह किरण जो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिस पर कोई किरण पड़ती है या टकराती है, आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? जैसा कि आप सभी लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन और उससे संबंधित परिभाषाएं। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो नियमित परावर्तन है वो क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या मैंने बताया कि नियमित परावर्तन में जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराने के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं, तो इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं।
अनियमित परावर्तन क्या होता है? अनियमित परावर्तन में जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं, इसमें था कि चिकने या पॉलिशदार तल से टकरा रही थी। किसमें? नियमित परावर्तन में। अनियमित परावर्तन में खुरदरे पृष्ठ से टकराती हैं। तो ध्यान रखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इस परावर्तन को अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि जब खुरदरा पृष्ठ होता है तो उससे टकराने वाली जो किरणें हैं वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। ठीक है, तो जिसे क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। अगली हेडिंग है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं? देखिए, यह एक प्रकार की घटना है। ठीक है, यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, ये जो परावर्तित किरण है अगर इसको हम आपतित किरण मान लें तो आपतित किरण जो है वो परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। समझ पा रहे हो? यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यह प्रकाश का एक गुण है। ठीक है, क्वालिटी है प्रकाश की कि यदि आपतित किरण को परावर्तित मान लिया जाएगा तो परावर्तित किरण जो होगी वो आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका फिगर जो दिया गया है आप सभी लोग नोट कर लीजिए, बना लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आपके लिए है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होते हैं? प्रतिबिंब किसी वस्तु की छाया हो सकती है। प्रतिबिंब किसी वस्तु की छाया को कहते हैं, है ना। तो क्या है कि जब कोई वस्तु से किरणें चलती हैं तो वो एक किसी बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हो सकती हैं, ऐसा ही तो है। तो वहां पे कोई ना कोई आकार बन जाता है, वस्तु का आकार बन जाता है, जिसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसकी किताबी लैंग्वेज में परिभाषा क्या होगी कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु पर वस्तु की आकृति बनती है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने बोला था कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु पर वस्तु की आकृति बनती है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक और आभासी। कौन कौन से? वास्तविक और आभासी। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब वास्तविक किरणें मिलती हैं, वास्तव में वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? वास्तविक प्रतिबिंब की एक क्वालिटी होती है कि आप इसको पर्दे पर ले सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर ले सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे लिया जा सकता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं और उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब यह जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी किरणों से बना होगा, इसे पर्दे पर आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप इसका फोटोग्राफ ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगली हेडिंग है वो है दर्पण। दर्पण क्या होते हैं? दर्पण एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके एक भाग को कलाई कर दिया जाता है और दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है।
जिसे दर्पण कहते हैं। समझ पा रहे हैं? जब किसी चिकने या पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो इस निकाय को दर्पण कहते हैं। मैंने बोला जब किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पे कलई कर दी जाए और दूसरे को परावर्तक बना दिया जाए तो इस निकाय को दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण जो होते हैं वो मुख्य दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिनका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो समतल होता है, एकदम फ्लैट होता है, प्लेन। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोल होता है। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, और ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। दोनों की परिभाषाएं मिलती जुलती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिए, साथ में नोट भी कर लीजिए। देखिए ये समतल दर्पण है और इधर ये दो गोलीय दर्पण बने हुए हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मुख्य दो प्रकार के होते हैं, वैसे होते तो कई प्रकार के हैं लेकिन मुख्य दो ही प्रकार के होते हैं। समझ पा रहे हो? तो उत्तल दर्पण क्या होते हैं? उत्तल दर्पण में क्या होता है कि धंसे हुए भाग पे कलई करके उठे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ पा रहे हो? वह दर्पण जिसके धंसे हुए भाग में कलई करके उठे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है जिसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण में उठे हुए भाग पे कलई की जाती है और धंसे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अवतल दर्पण जो होता है वो धंसा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है। उत्तल दर्पण में ऊ का प्रयोग किया जा रहा है और ऊ से उठा हुआ, दोनों ही ध्यान रखिएगा कि परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ जिसका होगा वो उत्तल दर्पण होगा। याद रखने का तरीका बढ़िया है कि आप उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हो। क्लियर? नेक्स्ट जो है देखिए समतल दर्पण के जो गुण हैं, जो क्वालिटी हैं वो कुछ लिखी हुई हैं, वो मैं बता रहा हूँ कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है लेकिन क्षमता इसकी शून्य होती है। फोकस दूरी अनंत, क्षमता शून्य होती है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सदैव जो है वो सीधे ही बनते हैं। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधे होते हैं। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है जो मैं अभी बता चुका हूँ। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। दूसरी बात बता दूं, समतल दर्पण में यदि किसी व्यक्ति को अपनी हाइट अपने प्रतिबिंब को देखना है तो अपने पूरी प्रतिबिंब को देखने के लिए अपनी हाइट से आधा समतल दर्पण प्रयोग में लाना पड़ेगा।